So we'll start the new chapter, that is chemical coordination in plants. Chemical coordination in plants. केमिकल यूज हो रहा है क्या चीज के लिए? कोऑर्डिनेशन के लिए। ह्यूमन बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ केमिकल्स का जरूरत पड़ता है। आपको पता है कि ढांचा जो है शरीर का, मसल्स एंड बोन्स, ओके, बोन्स तो मेन ढांचा है और उसको हिलाने का, एक एक्शन में लेके आने का काम मसल का है। लेकिन कब ये मूवमेंट हो, अपने मन के अनुसार ये मूवमेंट हो, उसके लिए सिग्नल जाना चाहिए ब्रेन से, उसके लिए नर्व्स हैं। नर्व्स के पास कुछ तरीका होना चाहिए बात करने का मसल्स के साथ। कैसे बात करें, कुछ तो लैंग्वेज हो। तो उधर केमिकल की भाषा चलती है। डोपामिन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, वो सब काम करेगा। ये सब जो एनिमल्स में हो रहा है, लेकिन क्या प्लांट्स में नर्व्स है? डू द प्लांट्स हैव एनी नर्वस सिस्टम? डू द प्लांट नीड्स एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन? वैसे तो उसको डांस करना है नहीं, स्कूल जाना है नहीं, जहाँ है वहीं रहेगा, तो इसको क्या कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? तो कोऑर्डिनेशन का जरूरत है इसको। तो कोऑर्डिनेशन बिकॉज एक पौधे के जीवन में भी एक लाइफ साइकिल, एक साल का एक साइकिल चलता है, जिसमें कि फ्लावरिंग का समय रहेगा, पतझड़ का समय रहेगा, ओके, फ्रूटिंग होगा, अलग अलग टाइप का जो उसका भी अपना एक्टिविटी रहता है। और कुछ पौधे तो बड़ा फास्ट रेस्पॉन्स भी दिखाते हैं, टच पीनॉट प्लांट जैसा रहा, छूते ही पत्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, माइमोसा पुडिका। तो कहीं ना कहीं ये सब दर्शा रहा है कि प्लांट के अंदर भी कुछ कोऑर्डिनेशन है, कुछ सिग्नलिंग है, जो कि, लेकिन है कि कैसे ये आपसी बातचीत कैसे हो, उसका कुछ तो माध्यम होना चाहिए। तो इसमें जो है केमिकल्स का ही उपयोग किया जाता है। तो केमिकल की भाषा क्या है? कौन से केमिकल किस टाइप का सिग्नल देते हैं? फ्रूट बन गया, लेकिन फ्रूट को राइप भी होना है, उसके लिए भी एक राइट मतलब राइप यानी पकना। तो तो आजकल तो लोग कुछ, क्या बोलते हैं, क्या चीज देते हैं उसमें, आम पकाने के लिए हाइब्रिड करने के लिए सर गैस देते हैं। गैस, हाँ, तो कार्बाइड, हाँ, कार्बाइड गैस एक आता है, तो वो दे देते हैं, तो फटाफट एक दिन में, एक रात में ही पकना शुरू हो जाता है। तो कार्बाइड है क्या? कार्बाइड आपको पता है? कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके पहले केमिस्ट्री में आपने पढ़ा सिलिकॉन कार्बाइड, कहीं पे आप सुने हैं सिलिकॉन कार्बाइड? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, नहीं डायमंड, सर। डायमंड इज वेरी स्ट्रांग। तो हाँ डायमंड, सर। हाँ, तो डायमंड को कौन काटेगा? डायमंड को यूज करते हैं सबको काटने के लिए, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन डायमंड को कौन काटेगा? तो डायमंड को काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है, इसमें कार्बन और सिलिकॉन का मिक्सचर है, सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए, उतना इंपॉर्टेंट वो सब चीज़ नहीं। सो अल्टीमेटली क्या है कि वो भी जो भी कार्बाइड यूज़ करते हैं उसमें गैस बनता है, वो गैस इज नथिंग बट इथिलीन गैस, मीथेन, ईथेन। देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री की कुछ बात होगी, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो मीथेन कितना कार्बन है? फॉर्मूला मीथेन CH4 सर। CH4 है मीथेन। और इथेन 2 कार्बन का है, C2H6।
तो ये गैस जो है फ्रूट राइपनिंग में काम आता है। चलिए हम लोग एक बाय वन अब चैप्टर करते हैं। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? हार्मोन्स, humans also have hormones and plants also have hormones. So the movement of the body parts are common in animals, but in plant movements are seen in the form of bending, twisting, elongation of certain parts. These movements are caused due to the change in the external as well as the internal factors of the plant. Page number 82. Such changes either in the external or internal environment of an organism is called stimuli, and the result of such actions or movements caused by the stimuli is response. So there is the stimuli, and against this stimuli there will be a response. जैसे कि सूरजमुखी, सूरजमुखी का जो फूल है आप देखोगे कि जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, सूरजमुखी एकदम सूरज को लगता है जैसे उसी को देख रहा हो, एकदम आप अगर उसका एक टाइम लैप्स फोटोग्राफी करोगे, सुबह सूरज ऐसे उगा और अस्त हुआ, आपको दिखाई देगा कि जैसे कि वो सूरजमुखी का फूल भी ऐसे एकदम उसी के साथ मूव किया। सो इट इज सेंसिंग। उसके लिए स्टिमुलस क्या है? सनलाइट। और उसका रेस्पॉन्स क्या है कि वो फूल का जो पूरा फेस है एकदम डायरेक्ट सन की तरफ वो अपना किया हुआ रहता है। ये उसका रेस्पॉन्स है। जैसे कि हो गया इसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिज्म, यानी फोटो यानी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होना। ओके, ये कुछ है जो कि पानी की तरफ या न्यूट्रिएंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अगर कोई पौधा है और कुछ दूरी में उसका कुछ पानी और न्यूट्रिएंट्स है, ऑटोमेटिकली रूट्स का मूवमेंट भी ज़्यादा उस तरफ जाएगा, वो भी एक स्टिमुलाई रिस्पांस है। जैसे कि वो माइमोसा जो टच मी नॉट प्लांट है, उसको हम लोग टच करते हैं, लीव बंद होता है, तो एक स्टिमुलाई है, टच वहाँ पे स्टिमुलाई है और उसका एक रिस्पांस आएगा। The difference in the movement of the plant and animal is due to the different modes of nutrition. The plants synthesize their own food while animals depend on the plants for their food directly or indirectly. Hence, body movement in the plants are not needed while it is essential in animals. Although plants do not need a fast response to small changes in their immediate environment, they do need to respond to light, gravity, and seasonal changes. They also need to coordinate the growth of the cells in various parts of the plant body. Though plants do not appear to have a nervous system or sense organs, their sensitivity and coordination is a result of the chemical control. तो यही पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें नहीं है नर्वस सिस्टम, लेकिन जो भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रहा है। Okay, I thought so. The plants will respond to stimuli by producing chemical compounds called hormones. Okay, so hormones आपने इसके पहले भी पढ़ा था, एनिमल सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स क्या टाइप का नेचर इनका रहता है? केमिकल नेचर। कुछ हार्मोन्स के नाम बता सकते हो क्या? सर डोपामाइन, नॉर्मल सिंपल हार्मोन्स बताइए, रेगुलर हम लोग को सुनाई देता है वो बताइए। सर एचजीएच, सर एचजीएच, एचजीएच ह्यूमन growth ग्रोथ। hormone. Yes, insulin. Insulin is यस also सर। like a common hormone. So like that, there are many hormones, of course. So they are produced in the body, but they are produced in very small quantities, and they तो will be एड्रेनलिन भी तो होता है ना सर? huh, एड्रेनलिन। adrenaline is, it is also hormone. So they are going to work as messengers. The hormones are going to act as messengers. These compounds are similar to the hormones found in animals, and they are produced in one area of the plant, transported around the body of the plant, and have their effect on location that is far away from their site of production. The main way in which the plant will respond to the hormones is by growth. In some cases, the growth is stimulated, while in other case it may be inhibited. Sometimes one side of a plant grows more than the other, which results in the bending of the shoots or roots in response to a particular stimulus. Same like the animal hormones, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि
साइट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल इंसुलिन का पैंक्रियास में है, लेकिन उसका इफेक्ट थ्रू आउट द बॉडी रहेगा। ग्लूकोज लेवल थ्रू आउट द बॉडी को कंट्रोल करने का वो काम करेगा। उसी तरीके से प्लांट में भी हार्मोन जो है किसी एक जगह में प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका इफेक्ट थ्रू आउट द प्लांट में रहेगा। द मेन एरिया ऑफ द ग्रोथ इन द प्लांट इज द मेरिस्टेम। ये हम लोग को पता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लास 9 में आपने देखा। मेरी मेरी यानी हैप्पी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, these are the cells that are happy to keep on dividing. You know, these cells are occur just behind the tip of the shoot or root, and the meristem are sensitive to hormones. These hormones will help to stretch the cellulose walls of the meristematic cells to facilitate division. ठीक है, plants respond to a variety of stimulus and they are sensitive to light, direction from where it is coming. Okay, hormones. Okay, phytohormones. जहां पर भी हम लोग डालते हैं फाइटो, इसका मतलब पौधे से संबंधित, फाइटो हार्मोन्स। इट वॉज कॉइंड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द एनिमल हार्मोन्स। अब फाइटो हार्मोन्स का अब हम लोग आते हैं असली का काम यहाँ पे। देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स। वन इज द ऑक्सिन्स, गिब्बरलिन्स, cytokinins, and ethylene. So we'll write here EHTHYLENE, ethylene. Abscisic acid, abscis, ABSCISIC, abscisic acid। ठीक है, सो टोटल आपके सिलेबस में 5 हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन्स, गिब्बरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ठीक, इन सभी हार्मोन्स में एक हार्मोन गैस है, इथाइलिन गैस। Okay, remaining are regular chemicals, but this is in the gas form, ethylene. Okay, we will see one by one. We will compare auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene and abscisic acid. Okay, all of you repeat one by one. हाँ, आयुष्मान बोलिए क्या क्या नाम है हार्मोन्स का, प्रोनाउंस कीजिए। आयुष्मान। हाँ सर, एक मिनट देखिए सर। ऑक्सिन्स, सर साइटोकिनिन, गिबरलिन, फिर सर इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। टोटल कितना हुआ? 5 बस। 5 हुआ। हाँ, एक बार क्विकली रिपीट करो फिर से। आयुष्मान, रिपीट once again quickly. Sir, auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, and abscisic acid. Correct. Ayushman. Sir, auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, and abscisic acid. Harshit. Sir, auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic and ethylene. हाँ, इथाइलिन। ओके, सभी लोग इस प्रोनाउंसिएशन ये वाला ध्यान देंगे, इथाइलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सिन्स was coined by F.W. Wendt in 1928. Greek word auxin means to grow. The first hormone discovered in the plants. Auxins are powerful growth stimulants. Okay, of course, to grow, so it is going to stimulate the growth even at very low concentrations. They are universally distributed in the higher plants as well as in lower plants like algae and fungi.
In higher plants, they are present more in active regions like the shoot apex, root apex, lateral meristem. Indole acetic acid is the main natural auxin found in this one. IAA is the indole acetic acid. आपको एसिटिक एसिड तो पता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड कितना कार्बन रहता है उसमें? सर 2 कार्बन. हाँ, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है? विनेगर. विनेगर एसिटिक एसिड. ओके, विनेगर इज द डाइल्यूट एसिटिक एसिड. सो यहाँ पे जो है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस वन. हाँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये सब ऑक्सीजन से क्या कर रहा नहीं कर रहा. देखिए, इसके पहले आपने देखा कि टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम लोग कई हजारों पौधे थोड़ा सा टिश्यू लेके उससे हम लोग बना सकते हैं लेबोरेटरी में. सब एक जैसा क्लोन रहेगा, सब एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी. तो जब हम लोग ये चीज़ करते हैं, आपको याद होगा इसके पहले आप क्लास 8 में भी हल्का फुल्का टिश्यू कल्चर ये शब्द आया था. आपको याद है कुछ? माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर. यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? टिश्यू कल्चर सुना है. तो होता क्या है कि इसमें आप थोड़ा सा जो टिश्यू लेते हैं और उसके बाद उसको एक लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं. तो पहले क्या होता है, वो बस ऐसे नॉर्मली ग्रो होता है जैसे कि कोई मांस का टुकड़ा हो. लेकिन उसके बाद आप उसको बोलते हैं कैलस. उसमें से छोटा सा हिस्सा आप लेके उसमें हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देते हो, जिसके बाद उसमें से रूट बनना शुरू होता है और शूट बनना शुरू होता है. तो हार्मोन्स की जानकारी रहने से ये सब चीज़ हम लोग कर पाते हैं लेबोरेटरी में. इस तरीके का टिश्यू कल्चर कर पाते हैं, इनका जानकारी ज़रूरी है. अब देखिए फंक्शंस क्या है ऑक्सिन्स का. नंबर 1, ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, रूट एंड फ्रूट्स बाय सेल इलांगेशन. ड्यूरिंग द प्रोसेस सेल वॉल इज एक्सटेंसिवली इंक्रीज्ड. दिस हार्मोन induces the cell wall loosening and relaxation. Plant cell wall gets stretched like rubber and put in under tension. Stem cells elongate, requiring more auxins in comparison to roots. ओके, तो यहाँ मेन चीज़ क्या है? ऑक्सिन्स ग्रोथ के लिए चाहिए. ओके, और इसका एग्जांपल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ये स्टेम का हो, रूट या फ्रूट, किसी का भी इलांगेशन हो, ऑक्सिन्स की ज़रूरत है. ओके, हर्षित पॉइंट नंबर 2 पढ़िए. Auxins delay leaf senses. सेंसेंस. सेंसेंस यानी एजिंग और फॉलिंग ऑफ द लीव्स. तो Keep on falling off leaf. हाँ, तो जैसे कि बोलते हैं एज ए पर्सन ग्रोस ओल्ड ही बिकम्स सिनाइल. SENIL, सिनाइल सेंसेंस. इसका मतलब है बुढ़ापे पे आने वाली परेशानी. तो ये ऑक्सिन्स डिले लीफ सेंसेंस, यानी ये जो सर लीफ. एंटी एजिंग, हाँ, सर एंटी एजिंग की तरह काम करता है. नहीं एंटी एजिंग नहीं. हाँ, एंटी एजिंग, हाँ, यानी थोड़ा स्लो करेगा. क्यों? क्योंकि ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है. तो हमेशा ही आप देखोगे वो एनर्जी का इस तरीके का खेल रहता है कि एक तरफ जो है एनर्जी बूस्ट करता है और दूसरा चीज एनर्जी को डाउन करता है. हमेशा किसी भी चीज में या प्रेशर, वेरेवर देयर इज अ फोर्स दे विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, वो होगा. तो उसी तरीके से जो है, जो एक फोर्स रहता है बॉडी के अंदर जो एजिंग की तरफ ले जा रहा है, जो एजिंग कर रहा है, और दूसरा एक फोर्स रहता है जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है. तो ऑक्सिन्स का काम है ग्रोथ को प्रमोट करना. क्योंकि ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एजिंग को स्लो कर रहा है. हाँ, सेकंड पॉइंट आयुष्मान पढ़िए. सर सेकंड की थर्ड. थर्ड वन. Auxins promote the growth of apical buds and inhibit the growth of lateral buds. एपिकल बर्ड्स एंड लेटरल. एपिकल और लेटरल में दोनों में क्या फर्क है? सर एपिकल मतलब ऊपर वाला, मतलब और लेटरल मतलब नीचे. साइड साइड साइड. हाँ, हाँ, तो ऑक्सिन्स प्रमोट कर रहा है ग्रोथ एपिकल का. एपिकल ग्रोथ.
एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, मोर इन एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। और ये टाइप को जो लेटरल बड्स आते हैं इनको इनहिबिट करेगा। यानी जो पौधा आप देखोगे कि ब्रांचिंग होता है और ऐसे टॉल होने की कोशिश, तो टॉल अगर आपको बनाना है पौधा को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये साइड वाले में अगर एनर्जी ज़्यादा जाएगा तो टॉल उतना नहीं होगा, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा प्रमोट करता है एपिकल ग्रोथ। आगे पढ़िए। In majority of vascular plants, apical buds dominate over lateral buds. The growth of lateral buds occur only after the removal of apical buds. This phenomenon of the separation of growth of lateral buds by apical buds is called apical dominance. एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस बस इसी का है। ऑक्सिन्स जो है एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लैटरल ग्रोथ को सप्रेस करेगा, ये काम ऑक्सिन्स का है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। आयुष 2। Yes, auxins induce rooting in the cutting of some plants like rose bougainvillea. बोगनविलिया, बोगनविलिया। तो रोज एंड बोगनविलिया जो है इनका ऐसे तो आप स्टेम का कटिंग करके डायरेक्ट सॉइल में देते हो तो रूट बन जाता है। जैसे किसी के यहाँ गए, गुलाब का पौधा देखा, आपको लगा वाह ये तो बड़ा सुंदर गुलाब है, ये वाला वैरायटी मुझे भी चाहिए, तो आप क्या उसका तो कोई सीड्स तो नहीं देते हो, उसी का कोई एक डंटा आप थोड़ा सा काटोगे और दे दोगे, डंटा लगा लेगा तो हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हार्मोन है ऑक्सिन्स, वो कुछ पौधे जैसे कि रोज और बोगनविलिया, इसमें रूटिंग को ये इंड्यूस कर सकता है। आगे वाला भी पढ़िए। Sir, auxins can induce fruit formation without fertilization in fruits like apples, tomatoes, bananas, etc. Such development of fruits without fertilization is called parthenocarpy, and the fruits are called parthenocarpic fruit. पार्थिनोकार्पी, बोलिए पार्थ Parth, Partheno, कार्पी, Carpi. पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी जो है इसमें यही हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद फ्रूट बन गया। ऐसा होता है कि नॉर्मली फ्रूट कहाँ से आता है? फ्लावर से ही आता है ना। फ्लावर का कौन सा भाग फ्रूट बन जाता है? Buds. Ovary. ओवरी जो है फ्लावर में तो बर्ड है नहीं, फ्लावर का जो है आउटर वर्ल्ड टू इनर वर्ल्ड हम लोग जो जाते हैं, 4 वर्ल्ड्स ऑफ द फ्लावर, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। तो गाइनीशियम में ओवरी रहता है, और ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है फ्रूट, और उसी ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल जो बन जाता है सीड। लेकिन सम प्लांट्स लाइक एप्पल्स, टोमेटोस, बनानास, फूल तो बहुत आते हैं इसमें भी, बनाना में, टमाटर में, एप्पल के पौधे में आते फूल खूब आते, लेकिन इसमें बिना फर्टिलाइजेशन का, या मतलब आप बहुत मधुमक्खी नहीं घूमेगा, ये वो सब चीज़ नहीं चलेगा, पॉलिनेशन वॉलिनेशन वाला बहुत काम नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रूट बन गया, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन गया। तो ऐसा अगर हो तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओके, सो टोमेटो, बनाना, एप्पल, दीज आर ऑल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, इसमें कोई डाउट?
ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स हमने देखा, फर्स्ट हार्मोन टू बी discovered. It is totally involved with growth. Important is apical dominance and rooting in some plants and parthenocarpy. Auxins. हाँ, नेक्स्ट आयुष्मान का बारी है। किसका बारी है अभी? सर हर्षित का। हर्षित। हाँ, हर्षित गिबरलिंस पढ़िए। The giberellins are another kind of plant hormones. These are different from giberellins reported from different plants named as G1, G2, G3, and so on. However, gibberellin acid Ga is most studied from the higher plants. Gibberellins are mainly distributed in meristematic regions like stem apex, root apex, buds, seeds, etc. तो देखिए ऑक्सिन्स का लोकेशन क्या बताया गया? सर एपिकल। एपिकल। और वो भी किस टाइप का ट्रैपिकल टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक। गिबरलिंस का भी आप देखिए वही डिस्ट्रीब्यूशन बताया, मेरिस्टेमेटिक। तो गिबरलिंस में गिबरलिन GA1, GA2, GA3 ऐसे करके बहुत सीरीज है। सो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, गिबरलिक एसिड का, और उसमें कुछ मिथाइल ग्रुप या कोई एक ग्रुप ऐड होता है, निकल जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई उसमें। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं विटामिन। विटामिन एक शब्द है जिसमें कि बहुत सारे विटामिन हैं, है ना। विटामिन बी में भी फिर बहुत सारे विटामिन हैं, B1, B2, B3 ऐसे कर। तो उसी तरीके से गिबरलिंस नाम के अंदर अलग अलग टाइप के गिबरलिंस हैं, और इनका मेन लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ द स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, बड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आयुष्मान, फंक्शंस ऑफ गिबरलिंस। The main function of gibberellins is to promote the growth of internodes by cell elongation. इंटरनोड क्या होता है? नोड्स, इंटरनोड्स है। नोड्स यानी जैसे कि जहाँ पे पत्ता निकलता है ना, या स्टेम पे जहाँ पे ब्रांच निकलता है, या आप जैसे गन्ना देखते हैं, गन्ने में ऐसे गोल गोल कुछ बना हुआ रहता है ना, एक एक डिस्टेंस हाँ पे। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जॉइंट सर, तो जॉइंट सर। सेपरेशन हाँ, आता है उसका। वही तो, वहां से आप देखोगे कि कुछ बड जैसा निकला हुआ है, तो हर एक वो जो चीज है वो एक नोड है। नोड, NOD, नोड। जैसे कि कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा होगा, एक नेटवर्क है, नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, एक एक नोड है, हर एक तो ये नोड को जॉइंट बोल सकते हैं क्या सर, मतलब जॉइंट। जॉइंट्स? जॉइंट नहीं है वो, एक टाइप का सीरीज है सर। बड है, बड। वो अच्छा एक सर, टाइप का अच्छा। बड है, और उसी बड से या तो आपका कोई लीफ या फ्लावर या ब्रांच कुछ निकल जाएगा, वहां से एक ग्रोथ बनेगा। ठीक है, तो वो एक नोड, वो एक नोड है। ठीक है, तो गिबरलिंस क्या प्रमोट करेगा? ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड्स बाय सेल इलॉन्गेशन, यानी दो नोड्स के बीच का जो रीजन है उसको लंबा करना। इसका मतलब है कि स्टेम, अगर ये पौधा का ऑक्सिन्स जो है यहाँ पे इसका एक्सटेंशन कर रहा है, गिबरलिन जो है इस पौधे का एक्सटेंशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये एपिकल है, सॉरी, ये जो है एपिकल है, और ये जो डिस्टेंस है दो नोड्स के बीच में, ये हो गया इंटरनोड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये 5 पॉइंट आप पढ़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। Gibberellins break seed dormancy and initiate germination. टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। सर गिबरलिन डोरमेंसी मतलब? डॉर्मेंसी
dormancy. So seed dormancy यानी इसका जो मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, बहुत धीरे चलेगा. सीड जो है पता ही नहीं चलेगा जैसे जिंदा है, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट. अभी मरा नहीं है लेकिन बहुत स्लो रेस्पिरेशन चल रहा है. तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा और जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा. नेक्स्ट. आयुष 5th पॉइंट तक पढ़ देना एक एक करके. चलो आयुष तो तुम पढ़ो. So they promote fruit growth and are capable of inducing parentocarpy. The parthenocarpy. हाँ, इसमें जब परेशानी आए तो अर्जुन को याद करना है ना. हे पार्थ, पार्थिनो कार्पी. ठीक है. दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग पार्थिनो कार्पी. फ्रूट ग्रोथ. नेक्स्ट, फ्रूट ग्रोथ पार्थिनो कार्पी. देखिए होता क्या है ना, इस पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर है इसमें आपको इसी टाइप का एक शॉर्ट स्नैपशॉट जैसा बनाना है एक ही पेज में. ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइन, क्योंकि सबका कुछ कुछ काम है. ये क्या कर रहा है, अपिकल एपिकल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ये क्या इंटरनोड को प्रमोट कर रहा है. क्वेश्चन आएगा तो आपको बस वही बताना है कि कौन सा कौन काम कर रहा है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है. तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंसेस लिखिए. इसी टाइप का आप शब्द का प्रयोग कर सकते हो. इस टाइप का एक बस स्केलेटन डायग्राम बना के बस मेन पॉइंट को हाईलाइट कीजिए जिससे कि याद रहे. हम आपको बताएंगे. और अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसी नाम के अंदर ही आप उस चीज को फिट कर दो. इंटरनोड को भी इसी नाम के अंदर फिट कर दो, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप भूलोगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट ग्रोथ एंड पार्थिनोकार्पी. दूसरा है They also delay sensation. सेंसेस. हाँ, इसमें क्या Senses. होता है ना, ये थोड़ा सा साइलेंट है. सेन, सेंस. सर 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 ऑक्सीजन भी सर सेंसेस करा था सर, ये सब दोनों कैसे करेगा सर, हाँ, मतलब. दोनों दोनों डिले कर रहा है. वो भी डिले कर रहा है, ये भी डिले कर. वहां पे लीफ सर सेंस. अगर प्लांट में गिबरलिंस है और ऑक्सीजन नहीं है तो डिले होगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए प्लांट में, गिबरलिंस खत्म हो जाए प्लांट में. ये बहुत बड़ी बात है. होता क्या है, सभी हार्मोन रहेंगे, उनकी जो कंसंट्रेशन है ज़रूरत के अनुसार बढ़ेगी और घटेगी. ठीक. अब ऑक्सीजन जो है पूरे पौधे में अगर आप कंसंट्रेशन देखोगे आपको बहुत कम दिखाई देगा, ना के बराबर. लेकिन जहाँ ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई मिलेगी. इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ कोरिया है, कोरिया आपने देश का नाम सुना होगा, सैमसंग वगैरह जो आप खरीदते हो, तो कोरिया है. वहाँ पे क्या करते हैं, ये सब जो अलग अलग पौधों का जो टिप रहता है उसको काटेगा. केवल काट के उसका पेस्ट बनाएगा. पेस्ट बना के उसको फर्मेंटेशन करेगा. फर्मेंटेशन करने के बाद वही जैसे हम लोग अचार खाते हैं वैसे वो लोग खाए. तो उसमें उसका मानना है कि ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है ना, तो शरीर में वृद्धि आएगी. आप पता नहीं कहाँ तक होता है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन टिप्स में ऑक्सीजन से ज़्यादा है. इंटरनोड के रीजन को बढ़ाने के लिए गिबरलिंस चाहिए. देयरफॉर उसका कंसंट्रेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रहेगा. जहाँ जहाँ ग्रोथ बढ़ रहा है वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रहेगा. सर दोनों में से कंसंट्रेशन ज्यादा किसका रहता है, गिबरलिंस का और ऑक्सीजन में. ज़रूरत के अनुसार जगह और दबदबा दोनों पे. जैसे एपिकल टिप वाला रहा तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन का ही रहेगा दबदबा. और गिबरलिंस जो है इसका वो टिप्स के ऊपर उतना नहीं है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे जो सेंसेंस या एजिंग को घटा रहा है वो इन जनरल प्लांट की बात है, और ऑक्सिन्स में लीफ सेंसेंस की बात हुई थी. हाँ. नंबर 5, आयुष टू नंबर 5.
The gibberellins are also widely used in horticulture and food industries. These hormones enhance longitudinal growth of internodes and dwarf plants. They are used commercially to increase the length of grapes, elongate apples, and improve their shape. Gibberellic acid is used to speed up the malting process in brewing industry. एप्लीकेशंस बताया है। अभी तक हमने देखा कि सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करके जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, इंटरनोड के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, फ्रूट के साइज को बढ़ाएगा, पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करेगा, एंड इट इज गोइंग टू डिले द एजिंग प्रोसेस। ओके, क्योंकि ये इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ा रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ आप बोल सकते हो, ये भी लंबाई की तरफ जा रहा है, लेकिन ये एकदम समझिए जैसे आदमी है, आदमी का ये क्या करेगा, केवल माथा का लंबाई बढ़ाएगा ऑक्सिन, ठीक है, और ये जो गिब्बरलिन है, ये जो धड़ है, शरीर है, उसका लंबाई बढ़ाएगा गिब्बरलिन, ठीक। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं कि जो डॉर्फ प्लांट्स है, यानी जो छोटे पौधे हैं, उनकी अगर लंबाई बढ़ानी हो तो उसमें ये अप्लाई कर दिया गया गिबरलिन्स। और कुछ कुछ आप अंगूर देखोगे, बड़े लंबे लंबे अंगूर होते हैं। हाँ, तो जैसे हम तो एक बार देखे थे, वो अंगूर तो लगभग ये फिंगर साइज का, ये इतना लंबा लंबा अंगूर, हम पहले हम सोचे ये कोई दूसरा फ्रूट है या कुछ, बट दैट सो लॉन्ग। तो फ्रूट्स के लेंथ को बढ़ाने के लिए वो ग्रेप्स, एप्पल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तभी चलो एप्पल्स में भी, और उनका कुछ शेप वगैरह बना। आप कभी कभी इधर उधर इंटरनेट में देखोगे कि जापानी लोग कुछ कुछ अजीब अजीब टाइप का फ्रूट हाँ बनाते हैं। सर, जापान में सर अलग अलग शेप। वो लोग यही सब प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो वो क्या हार्ट शेप में बना देगा उसको, फ्रूट को किसी डिब्बा में डाल के। तो हम लोग अगर डिब्बा में जस्ट डाल के उसको हार्ट शेप बनाने का कोशिश करेंगे, वो उतना अच्छा बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग को इन हार्मोन्स का स्प्रे देना पड़ता है। इन हार्मोन्स का स्प्रे देने से क्या होता है कि जो फ्रूट का जो ग्रोथ है, इलोंगेशन, ओके, अभी क्या होगा कि फ्रूट का जो रेगुलर शेप है वो उसी तरफ एक्सपैंड करेगा, लेकिन आप जब ये गिबरलिन का स्प्रे करोगे तो वो ऐसे थोड़ा लंबाई की तरफ भी खिंचाव करेगा, और आप जिस शेप में चाहते हो उसको फिट करने का, वो अच्छा से उसमें फिट होगा। तो ये सब कुछ कुछ एप्लीकेशन है। एंड द लास्ट इज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज यानी जहाँ पे अल्कोहल वगैरह बनता है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है माल्टिंग, माल्टिंग। आपके क्लास 9 में भी था, लास्ट चैप्टर में, वो यूजेस एंड समथिंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, माल्टिंग। माल्टिंग कुछ आपको याद है, व्हाट इज माल्टिंग? माल्ट, देखिए इसको जो बनाया जाता है, गेहूं या चावल या जो भी यूज़ करेंगे, तो उसको फर्मेंटेशन जो किया जाता है, तो स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ फर्मेंटेशन को माल्टिंग बोलते हैं, इतना आप याद कर लो बस। वो जो माल्टिंग का जो प्रोसेस है, उसको बढ़ाने के लिए गिबरलिन्स देने से वो स्पीड अप हो जाता है ब्रूइंग प्रोसेस में, ठीक। तो एक चीज़ हमने देखा कि इलोंगेशन, आप ऐसा है कोई पौधा ही ऐसा है, समझिए ऑक्सिन, तो लाइक यू। ऑक्सिन जो है यहाँ पे काम करेगा। ए फॉर ऑक्सिन, ऊपर से शुरू किए, ऑक्सिन, ओके, दिस इज दी फर्स्ट, वी आर स्टार्टिंग ए फॉर ऑक्सिन फर्स्ट, माथे से शुरू करेंगे। तो इसका जो ग्रोथ है, केवल इसका ये बनाएगा ग्रोथ, टिप का, एपिकल रीजन का ग्रोथ बनाएगा। गिब्बरलिन इंटरनोड, गिब्बरलिन,
नेक्स्ट हम लोग जाते हैं साइटोकाइनिन में। हर्षित पढ़िए। Cytokinin. The cytokinins have been discovered comparatively recently in 1950s by Crouch and Miller. Cytokinins have specific effect on cell division. Cytokinins are wide, Cytokinins are widely distributed in plants. They are produced in root tips and transported through xylem cells. Comparatively, a large amount of cytokinins are found in germinating seeds, developing fruits, embryo, etc. बहुत फर्स्ट डिस्कवरी ऑक्सिन्स, कहीं बीच में डिस्कवरी गिबरलिंस का हुआ, और लगभग अभी बहुत ही रिसेंटली साइटोकाइनिन्स का हुआ। सो लेकिन ये दोनों जिस तरीके से थोड़ी सी और स्पेसिफिक है, जैसे ये माथा के पास है, ये धड़ के पास है, ये साइटोकाइनिन लगभग सब जगह है। सी फॉर साइटोकाइनिन लगभग सब जगह। तो कहाँ Sir, गया? हाँ ठीक। sir, cytokinins are sir, ये 8 seconds sir. सर ये साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या मतलब सर? सर दोनों तो सर ए सर सब तो एसिड ही है ना सर? सर मतलब डिफरेंस क्या किस टाइप में डिफरेंस सर एसिड में? All of these are hormones. It is not that all are acids. ओके। गिब्बरलिक एसिड, गिब्बरलिन्स को भी गिब्बरलिक एसिड बोलते हैं। साइटोकाइनिन में भी एसिड कंपोनेंट रहता है, इथेलिन में एसिड कंपोनेंट नहीं है। तो सभी का केमिकल स्ट्रक्चर एकदम अलग है, दे आर नॉट केमिकली रिलेटेड, सबका केमिकल स्ट्रक्चर एकदम अलग है। और एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, जो भी काम है, काम कौन करेगा? सेल के अंदर कौन काम करता है? हार्मोन्स। देखिए, बहुत सारा चीज होता है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये वो सब, बट अल्टीमेटली कोई तो घोड़ा चाहिए भाई जो असली में बग्घी को खींचे, काम करे। तो सेल के अंदर भी असली में काम करने वाला है एंजाइम। एंजाइम और प्रोटीन जो है असली में यही हैं जो कि काम करते हैं, मेहनत करने वाले। मेहनत करने वाले ये हैं, और ये सब सबस्ट्रेट्स हैं। ये जो ग्लूकोज है, ये सब क्या है? केमिकल्स हैं, सबस्ट्रेट्स हैं। इन्हीं के ऊपर ये चीज़ को उस चीज़ में कन्वर्ट करना ताकि ये चीज़ हो सके, ये सब जो भी काम है, काम प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम कर रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर समय में ये एंजाइम की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ताकि सेल को इसका फ़ायदा हो। जैसे कि अभी बहुत खाना अगर उपलब्ध है तो पौधा यही चाहेगा कि इसी मौके में जो है न्यूट्रिशन को यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर लिया जाए। अभी कंडीशन फेवरेबल है, तो एंजाइम्स तो वही हैं, लेकिन उसको सिग्नल कोई तो बताए, क्योंकि उसको तो चश्मा है नहीं, आँख है नहीं जो कि उसको दिखाई देगा। तो उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको एंजाइम को एक्टिवेट करने का ये जो काम है, ये केमिकल्स जो हम लोग देख रहे हैं, हार्मोन्स जो देख रहे हैं, ये लोग करते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपका जो प्रश्न है कि ये सब तो एसिड ही हैं, तब फिर ऐसा सबका काम क्यों अलग है? क्योंकि अलग अलग हजारों तरीके के एंजाइम्स सेल के अंदर उपलब्ध हैं, और ये जो केमिकल है अलग अलग एंजाइम्स को अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ताकि जैसे कि मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाने का काम। तो ये केमिकल जब जाता है उस एंजाइम के एक्टिव साइट में नहीं जाएगा, दूसरे जगह जाके जब बाइंड करेगा
तो उसकी एक्टिविटी को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो इस तरीके से ये लोगों का काम चलता है, लेकिन ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। इसको कुछ ऐसा नहीं है कि जाना है हथौड़ी लेके मेहनत करना है, पत्थर तोड़ना है, ये सब काम इसका नहीं है। इसका काम है सिग्नल करना, कोऑर्डिनेशन करना। काम तो प्रोटीन ही करेगा, काम प्रोटीन का है। तो साइटोकाइनिन्स में क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन लगभग थ्रू आउट द बॉडी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है रूट टिप में है। इसका जो प्रोडक्शन है, सी फॉर साइटोकाइनिन का जो प्रोडक्शन है वो रूट टिप में है। प्रोडक्शन of the cytokinin is in the root tip. Okay, and from there it will be transported to the xylem cells, and comparatively large amount of